सो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में क्या करेंगे, पहले एक क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट का डाउट है, वो डाउट सॉल्व करेंगे। तो डाउट में यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए। अ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या किया है, एक वायर को बेंड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ दिस ट्रायंगल लाइक दिस, ओके, एंड इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, ओके। Which of the figure shows the four option qualitatively represent the shape of the image of the bent wire? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए। इमेज का शेप कैसा होगा, दैट वी वांट टू फाइंड आउट, ओके। सो वायर का अगर इस तरह से शेप है तो इमेज का शेप कैसा बनेगा। तो यहाँ पे आप थिंक कर सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ट्रायंगुलर शेप जो ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे है, पोल एंड फोकस के बीच में है, इजंट इट। पोल एंड फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रहता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, बिहाइंड मिरर बनता है, ठीक है। तो अभी पहले क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है इसका इमेज निकालने के लिए, सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। इमेज तो वर्चुअल बनेगा, मिरर के बिहाइंड बनेगा। तो ए बी का इमेज पहले ए डैश बी डैश कहां पे बनेगा वो निकालेंगे पहले, ठीक है। तो ए बी का इमेज ए डैश बी डैश कहां पे बनेगा, उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज f/2। f/2 विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/f/2। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या रहता है, नेगेटिव ही रहता है। तो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/f एज इट इज, -1/f एज इट इज, एंड ये 1/f/2 LHS को गया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा प्लस 2/f, ओके। f/2 मतलब 2 ऊपर गया, 2/f माइनस 2/f LHS को गया तो प्लस 2/f हो जाएगा, ठीक है। तो 2/f माइनस 1/f, तो कितना बनेगा, 2/f माइनस 1/f, 1/f बनेगा, दैट इज 1/φ। सो φ इज इक्वल टू f। तो ए बी का जो इमेज ए डैश बी डैश है ना, वो कहां पे बनेगा, दैट इज f डिस्टेंस पर बनेगा, f डिस्टेंस पर, एंड ये मैग्नीफाइड रहेगा, ओके। ये मैग्नीफाइड रहेगा क्योंकि देखिए u कितना है, f/2 है, एंड φ कितना है, f है। अगर φ 2 टाइम्स रहता है तो क्योंकि मैग्निफिकेशन इज φ/u ना, तो मैग्निफिकेशन इधर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स, f डिवाइडेड बाई f/2 मतलब मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हो जाएगा। सो a डैश बी डैश यहाँ पे इमेज बन जाएगा, a डैश बी डैश, ठीक है। ये बन गया ए बी का। अभी इसका बाकी का पोर्शन कहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये इंक्लाइंड लाइन जो है ना वो कहाँ पे आ जाएगी, वो हमें निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए एंड सी के एग्जैक्टली बीच में और एक ऑब्जेक्ट ले लूंगा, ऐसा ऑब्जेक्ट ले लूंगा, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बनेगा, क्या आप बता सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बनेगा। सपोज ये क्या है, ई, या फिर इसको क्या ले लूं, PQ लेता हूं, PQ, इसको PQ लेता हूं। तो PQ का इमेज कहां पे बनेगा और कैसा बनेगा वो निकालना है अभी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बनेगा, ये तो f/2 हो गया, यहां से यहां तक f/2 है, करेक्ट है ना। ये टोटल A to C का डिस्टेंस f/2 है, तो उसका हाफ मतलब f/4 हो जाएगा, f/2 एंड f/4। तो PQ का पोल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, f/2 प्लस f/4 मतलब 3f/4 बनेगा, करेक्ट है ना, 3f/4, वेदांत यू आर करेक्ट। सो 3f/4। अभी इसका भी इमेज डिस्टेंस निकालता हूं, 1/f इज इक्वल टू 1/φ प्लस 1/u। तो यहाँ पे
-1/f, ओके, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव रहता है, कॉन्केव मिरर है, 1/+φ, क्योंकि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एफ एंड पी के बीच में है ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव रहता है, -3f/4, ओके। तो -1/f LHS का एज इट इज -1/f, इसको LHS को लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा +4/3f इज इक्वल टू 4/3f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर मुझे इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 3/3f हो जाएगा। सो 4/3f माइनस 3/3f मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज 1/3f हो जाएगा ना, 1/3f, ओके, इज इक्वल टू 1/φ हो जाएगा, एंड देयरफॉर φ इज इक्वल टू आ जाएगा 3f, φ विल बी 3f। तो φ कहां पे बनेगा, अभी 3f डिस्टेंस पर बनेगा, 3f, तो ये ऐसा बन जाएगा, इधर किधर बन जाएगा। अभी इसका हाइट निकालते हैं कि इसका हाइट कितना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, कोई बता सकता है मुझे ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा? ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, दैट इज P'Q' हो जाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3f। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हो सकता है, क्या कोई बता सकता है मुझे? ऑब्जेक्ट का हाइट इधर देखिए, इधर एंगल दिया है 45 डिग्री, देयर इज एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो A टू यहाँ पे C कितना है, f/2 है ना, तो AB कितना हो जाएगा, f/2 हो जाएगा, AB भी f/2 हो जाएगा ना। इस तरह से ये ट्राइंगल है, देखिए ये 45 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री है, मतलब ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, एंड ये डिस्टेंस हमें दिया गया है f/2, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, दिस पॉइंट इज f/2, दिस इज f, तो f से f/2 मतलब f/2, मतलब ये हाइट होता है f/2, ओके। तो यहाँ पे हाइट कितना आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का हाइट अगर f/2 है, मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे A', B' का हाइट कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद PQ का हाइट जो है ना, वो कितना बनेगा, f/4 बनेगा ना, इसका f/2 का ये हाफ हो जाएगा, f/4, f/4, ओके। यहाँ पे मैग्निफिकेशन, इस केस में मैग्निफिकेशन कितना आता है, φ/u, φ कितना है 3f डिवाइडेड बाय 3f/4, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना कितना है 3f/4 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स आ जाएगा, 3f गेट कैंसिल 4 टाइम्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज अगर f/4 है, तो इमेज साइज कितना बनेगा, f/4 इंटू 4 मतलब f ही बनेगा। ये समझ में आ रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे जो इमेज साइज बनेगा ना, उसका साइज कितना आ जाएगा, f, मतलब यहाँ पे कहीं पर भी आप एक वर्टिकल लाइन निकालो इस ट्राइंगल में, उसका हाइट कितना आता है, हमेशा इमेज में f ही आता है, ओके। तो इसका इमेज कहाँ, मतलब f से इंफिनिटी तक बनेगा, इंफिनिटी तक, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर फोकस है तो इमेज इंफिनिटी पर बनता है, ये आपको पता है ना। तो इसका इमेज इंफिनिटी तक बनेगा, मतलब इसका आंसर कैसा आ जाएगा, देखिए आंसर इस तरह से आ जाएगा। सपोज ये कॉन्केव मिरर है, ओके, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे f/2 है, यहाँ पे अगर f है, ओके, एंड ये राइट एंगल 45 डिग्री का ट्राइंगल है, 45 डिग्री का ट्राइंगल, तो इसका इमेज फ्रॉम f अप टू इंफिनिटी बनेगा। एंड यहाँ पे देखिए, अगर ये AB है, तो इसका इमेज पहले A', B' बनेगा, वो कितने साइज का बनेगा, 2, मतलब डबल साइज का बनेगा, इधर जितना हाइट है ना उसका डबल, ओके, ये f बनेगा हाइट एग्जैक्टली। और बाकी के सभी पॉइंट्स का हमने इधर हाइट निकाला,
इस लाइन पर जो भी पॉइंट है उन सभी का हाइट निकाला तो उतना ही आता है हाइट, हमने यहाँ पे देख लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका इमेज इस तरह से आ जाएगा, इमेज विल बी लाइक दिस अप टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया क्या? देखिए इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए। अगर एक वायर को हम 90 डिग्री में बेंड करते हैं और यहाँ पे रखते हैं तो क्या होता है, उसका इमेज मिरर के बिहाइंड बनता है, और मिरर के बिहाइंड कहां से कहां तक बनेगा, फोकस से इंफिनिटी तक बनेगा, एंड हर एक पॉइंट का हाइट उतना ही आएगा, हर एक पॉइंट का हाइट सेम। यहां पे हमने पीक्यू ऑब्जेक्ट क्यों कंसिडर किया है, देखिए क्योंकि ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बन गया ना, तो यहाँ पे अदर पॉइंट का इमेज इसके ऊपर आता है या फिर नीचे आता है, मतलब बाकी का जो इमेज है वो इस तरह से आता है कि इस तरह से आता है, क्या पैरेलल आता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा इसके बीच में, ठीक है ना। सो एफ एंड एफ बाई टू के एग्जैक्टली बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, तो उसका इमेज यहाँ पे बनता है, और उसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बीच में हमने कंसिडर किया है पीक्यू, उसका भी हाइट कितना आता है, एफ ही आता है। और एक हमने और भी एक इधर ऑब्जेक्ट सपोज कंसिडर किया, उसका भी हाइट निकाला तो एफ ही आता है। मतलब यहाँ पे अगर 45 डिग्री ट्राइंगल है ना, तो हर एक पॉइंट का हाइट एफ ही आ जाएगा यहाँ पे, एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन, ये ट्राइंगुलर शेप का जो वायर है उसका इमेज क्या बनेगा, ऐसा एक रेक्टेंगल जैसा इमेज बनेगा, इट विल बी लाइक अ रेक्टेंगल। हाइट ऑफ पी डैश क्यू डैश इज एफ। देखिए यहां पे फॉर पीक्यू ऑब्जेक्ट था, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाला है ना 3f/4 है, 3f/4। उसका इमेज डिस्टेंस कितना मिला हमें, इमेज डिस्टेंस 3f मिला, 3f, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आता है, फी बाई यू, मतलब 3f डिवाइडेड बाय 3f/4, मतलब मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये तो करेक्ट है ना, मैग्निफिकेशन 4 आ जाएगा। मैग्निफिकेशन 4 मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। सो 4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितना है, पीक्यू का हाइट कितना है, f/4 है, करेक्ट है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल, फिर एक बार देखिए ये ट्राइंगल है, यहां से यहां तक f/2 है, ये 45 डिग्री है, मतलब यहां से यहां तक भी f/2 ही होना चाहिए, ओके। मतलब यहाँ पे मैंने अगर एक लाइन निकाला तो उसका हाइट एग्जैक्टली f/2 के हाफ होगा ना, इसका हाइट मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट, पीक्यू का हाइट f/4 हो जाएगा। सो 4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 इंटू f/4 मतलब f ही हो जाएगा ना, मतलब ए बी का जो इमेज ए डैश बी डैश है उसका हाइट f ही आता है, उसके बाद पीक्यू का इमेज पी डैश क्यू डैश है उसका भी हाइट f ही आता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो ए बी सी सपोज ट्राइंगल है ना, तो बीसी के सभी पॉइंट का हाइट यहाँ पे इमेज में एफ ही आता है, हमने कैलकुलेट करके देखा, तो इसीलिए मैंने बीच में एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, क्योंकि ए बी का इमेज ए डैश बी डैश तो हमें मिल गया ना, लेकिन बी के बाद मतलब ये वर्टिकल लाइन का इमेज मिल गया, लेकिन ये वो इंक्लाइंड लाइन का जो इमेज है वो इधर क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है। वो हॉरिजॉन्टल बनता है या फिर ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इधर और एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा बीच में, इसीलिए मैंने यहाँ पे पी क्यू कंसिडर किया। और एक बार ये प्रॉब्लम रिपीट करने की जरूरत है क्या, बोलिए, नहीं तो मैं रिपीट करता हूँ और एक बार। देखिए और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा ठीक से रिपीट करता हूँ। देखिए हमेशा फिजिक्स में ऐसा ही होता है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा समझ में आता है, नेक्स्ट टाइम आपको पूरा समझ में आता है, ओके। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए अभी मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड को ड्रॉ करूंगा, जनरली ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड को ही ड्रॉ करना पड़ता है। एग्जाम में अगर राइट हैंड साइड को ऑब्जेक्ट को दे दिया तभी भी आपको लेफ्ट हैंड साइड को ही ऑब्जेक्ट को जनरली निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए,
यहाँ पे एक मिरर है इस तरह से, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, ओके, दिस इज अ कॉन्केव मिरर एंड अब यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे f/2 है एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, ओके, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट को मैं नेम करता हूं, दैट इज ऑब्जेक्ट ABC। तो इसका इमेज इधर राइट हैंड साइड बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर है, फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रहता है तो इमेज क्या किधर बनता है, मिरर के बिहाइंड बनता है। अभी यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइक दिस, इसका इमेज कैसा है वो हमें निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइक दिस, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज लाइक दिस, थर्ड ऑप्शन इज ऐसा दिया है एंड फोर्थ ऑप्शन इज लाइक दिस। इस तरह से इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से करेक्ट इमेज कौन सा रहेगा ये हमें बताना है। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी का इमेज कहाँ पे बनता है, दैट इज A', B', वो कहाँ पे बनता है वो पहले निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज ऑफ ए बी लिखता हूं, इमेज ऑफ ए बी इज इमेज A', इमेज A', निकालेंगे। उसका साइज निकालेंगे, उसका पोजीशन निकालेंगे। साइज एंड पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/φ प्लस 1/u रहता है, आपको पता है, ओके। सो 1 फोकल लेंथ नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस निकालना है, दैट इज प्लस 1/ab का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज दैट इज f/2 है, f/2 माइनस, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/φ इज इक्वल टू, ये हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी सब कुछ किया है एंड यहाँ पे 1/φ इज इक्वल टू -1/f प्लस 2/f, मतलब 1/φ इज इक्वल टू 1/f एंड देयरफॉर φ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f आ जाएगा। तो ए बी का इमेज कहाँ पे बनेगा, मिरर के बिहाइंड बनेगा, कितने डिस्टेंस पर बनेगा, पोल से f डिस्टेंस पर बनेगा, ये करेक्ट है। तो इसका हाइट कितना बनेगा ये निकालेंगे, इसके लिए मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट φ/u रहता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू φ/u। तो φ कितना है हमारा, f है, u कितना है, u यहाँ पे u इज इक्वल टू f/2 है ना, तो f कैंसिल हो जाएगा, मैग्निफिकेशन 2 आ जाएगा। अभी मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ A', 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी का हाइट कितना है, ये एंगल 45 डिग्री है ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पे ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां से यहां तक कितना है, f/2 है, तो ए बी का हाइट भी कितना हो जाएगा, f/2 हो जाएगा। ए बी का हाइट मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट f/2 हो गया, तो 2 इंटू f/2 मतलब इमेज का हाइट बनेगा f। मतलब यहाँ पे जो A', B' बनेगा ना, A', अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो इमेज भी इरेक्ट ही बनता है, करेक्ट है ना, क्योंकि ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। एंड इसका हाइट कितना रहेगा, f हाइट रहेगा, दैट इज A', B'। तो पहला तो इस तरह से एक वर्टिकल लाइन आ जाएगा। अभी वर्टिकल लाइन के आगे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा या फिर डाइवर्जिंग लाइन आ जाएगा या फिर कॉन्वर्जिंग लाइन आ जाएगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ। दिस ऑब्जेक्ट इज सपोज PQ कंसिडर करता हूँ, PQ। तो PQ का इमेज यहाँ पे आ जाएगा ना, मतलब AB मिल गया और PQ मिल गया, तो AQ और BP को ज्वाइन करने के बाद हमें और एक यहाँ पे
मतलब इमेज का डायग्राम मिल जाएगा, PQ का इमेज कहाँ पे है वो निकालने के बाद, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे अभी इमेज A डैश B डैश हो गया, इमेज P डैश Q डैश अभी निकालेंगे। उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब PQ का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहेगा ना इतना, मतलब ये F/2 प्लस F/4, F/2 प्लस F/4 मतलब 3F/4 आता है, 3F/4। 3F/4 ओके, ये u हो गया एंड देयरफॉर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/ माइनस f इज इक्वल टू 1/ प्लस v प्लस 1/ माइनस 3F/4। तो यहाँ पे बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/f, ओके, माइनस 1/f एज इट इज प्लस 4/3f। तो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू माइनस 3/3f प्लस 4/3f इज इक्वल टू 1/3f। सो फी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3f आ जाएगा, फी इज इक्वल टू 3f। अभी फी 3f आ गया, u कितना था 3F/4। अभी PQ के लिए मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, देखिए PQ के लिए मैग्निफिकेशन, देखिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू फी बाई यू। सो PQ के लिए मैग्निफिकेशन रहेगा, इमेज डिस्टेंस हो गया 3f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3F/4, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन बन जाएगा 4। PQ के लिए मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स होता है, ओके। AB के लिए मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स होता है, AB का A डैश B डैश 2 टाइम्स होता है, PQ का P डैश Q डैश 4 टाइम्स हो जाएगा। अभी PQ का यहाँ पे हाइट निकालेंगे, पहले PQ का हाइट। अगर AB F/2 है, AB का हाइट कितना है F/2 है, तो PQ उसका हाफ है, F/4 है PQ। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अभी आ जाएगा, ओके। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब F/4, मतलब F आ जाएगा। मतलब यहाँ पे A डैश B डैश के आगे क्या बनेगा, P डैश Q डैश बनेगा, करेक्ट है ना, P डैश Q डैश, ठीक है। एंड A डैश B डैश का हाइट F है, P डैश Q डैश का हाइट भी F ही है, ओके। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा इस तरह से, ये इमेज बनेगा A Q से आगे, कहां तक, अप टू इंफिनिटी तक, ओके। एंड B P से आगे अप टू इंफिनिटी तक। सो देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये जो ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल का इमेज निकालने के लिए पहले हमें AB का इमेज निकाला, उसके बाद और एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन कंसिडर किया एग्जैक्टली बीच में, उसका भी इमेज निकाला, एंड उसके बाद हमने इमेज किस तरह से बनेगा ये डिसाइड किया है, ओके। तो सी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इंफिनिटी पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी पॉइंट जो है फोकस पर है ना। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है, इंफिनिटी पर बनता है। अब ये थोड़ा समझ में आया क्या, देखिए ओके। तो हमेशा ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, अगर इस तरह से एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के सामने हमने ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल रखा, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है, और ये पॉइंट अगर फोकस पे है तो इसका इमेज हमेशा यहाँ पे मिरर के बिहाइंड बनेगा, एंड ये अप टू इंफिनिटी बनेगा लाइक दिस। मतलब यहाँ पे रहेगा ट्राइंगल, यहाँ पे बनेगा रेक्टेंगल, ट्राइंगल का रेक्टेंगल बनता है इमेज में, क्योंकि हर एक पॉइंट का हाइट उतना ही आता है, ओके। सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, तो यहाँ पे A डैश, ये B डैश हो जाएगा,
यहाँ पे पॉइंट अगर बीच में अगर कहीं पॉइंट सपोज Q है तो यहाँ पे Q पॉइंट यहाँ पे रहेगा Q डैश। ओके, ठीक है, ये तो हो गया एक डाउट। अभी वंस अगेन रिफ्रैक्शन में एंटर करते हैं अभी, रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस देखा था, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस कितने टाइप के रहते हैं? दो टाइप के। एक है एब्सोल्यूट, ओके, first type of refractive index is absolute refractive index, and second type of refractive index is relative refractive index। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दैट इज इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर रहता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर और विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। And if refractive index of any medium with respect to another medium other than air or vacuum, that is called as relative refractive index। okay, उसमें और क्या कौन सा चीज हमने देखा था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, इट कैन बी ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन 1, सब कुछ रह सकता है। ओके, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तीनों वैल्यू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रह सकता है। ठीक है, अभी हम और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखने जा रहे हैं, वन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, रिलेशन बिटवीन relative refractive index and absolute refractive index, relation between relative refractive index and the absolute refractive index। ओके, ये रिलेशन कैसा आ जाएगा? देखिए, अभी आपको पता है 1 म्यू टू क्या रहता है? C1 बाय C2 रहता है। 1 म्यू टू इज इक्वल टू C1 बाय C2 रहता है। ठीक है, उसके बाद म्यू वन का फॉर्मूला क्या रहेगा? आप क्या बता सकते हैं? 1 म्यू टू इज इक्वल टू, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हमें फॉर्मूले लिखने हैं। 1 म्यू टू रहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। उसी तरह से म्यू वन का इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बताइए। यहाँ पे नहीं है मतलब एयर है, एयर या फिर वैक्यूम है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकता हूँ CA बाय C1 लिख सकता हूँ, करेक्ट है ना? उसी तरह से म्यू टू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? म्यू टू का फॉर्मूला म्यू टू का फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज CA बाय C2। ये तो क्लियर है ना सभी को? 1 म्यू टू इज इक्वल टू C1 बाय C2 रहता है। ठीक है, उसके बाद म्यू वन इज इक्वल टू CA बाय C1 रहेगा, म्यू टू इज इक्वल टू CA बाय C2 रहेगा। अभी मुझे बताइए ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव है या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? फर्स्ट वाला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिलेटिव है, करेक्ट। दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, उसके बाद ये सेकंड वाला कौन सा है, रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है? इट इज एब्सोल्यूट, बिकॉज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर है ना, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एंड ये कौन सा है? थर्ड वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी एब्सोल्यूट है, बिकॉज दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो यहां पे मैं अभी क्या करूंगा, सपोज
दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करता हूं मैं, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू 2 बाई म्यू 1 आ जाएगा। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 मतलब म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1 इज इक्वल टू, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का डिवीजन हो गया। अभी राइट हैंड साइड का म्यू 2 का सी ए बाई सी 2 है, इंटू 1 अपॉन म्यू 1 मतलब क्या लिखू, सी 1 बाई सी ए लिखना पड़ेगा। ओके, 1 अपॉन म्यू 1, 1 अपॉन म्यू 1 मतलब C1 बाई सी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए एंड सी ए गेट कैंसल एंड देयरफॉर it is coming to be C1 by C2. Okay, so this is number 4. अभी from equation 1 and 4 क्या लिख सकते हैं, from equation 1 and 4, from 1 and 4, okay, from 1 and 4। तो यहाँ पे 1 म्यू 2 इज इक्वल टू C1 by C2 है एंड C1 by C2 इज इक्वल टू म्यू 2 by म्यू 1 है। मतलब 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या आता है, म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1 आता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। म्यू 1 बाय म्यू 2 नहीं आता है, इसलिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 म्यू 2 इज इक्वल टू, करेक्ट है ना। फिर एक बार पढ़ाता हूं, देखिए और एक बार, 1 म्यू 2 उसके बाद म्यू 1 एंड म्यू 2, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन ये है, ये हमें निकालना है। ठीक है, 1 म्यू 2, म्यू 1 एंड म्यू 2 के बीच में। अभी 1 म्यू 2 क्या आ जाएगा, C1 बाई C2 आ जाएगा। इसमें तो किसी का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी का जब हम रेशो लिखते हैं तो जो आगे रहता है वो न्यूमरेटर को लिखते हैं, जो पीछे रहता है वो डिनोमिनेटर को लिखते हैं, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू 1 के लिए क्या लिखेंगे, सी ए बाय सी 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं है मतलब ए है ना। सो सी ए बाय सी 1 एंड म्यू 2 के लिए क्या लिखेंगे, सी ए बाय सी 2 लिखेंगे, करेक्ट है ना। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। अभी क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 3 बाई 2 करूंगा, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करूंगा। तो इक्वेशन 3 बाई 2 करने के बाद म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1 आ जाएगा ना। म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1 इज इक्वल टू 3 में क्या है, सी ए बाई सी 2 है, इंटू 2 में क्या है, सॉरी 1 बाई म्यू 1, यहाँ पे 1 बाई म्यू 1 रखना पड़ेगा ना, दैट इज C1 बाई सी ए लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सी ए कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे C1 बाय C2 आ जाएगा, दैट इज म्यू 2 बाय म्यू 1। अभी देखिए दिस इज नंबर 4। अभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 को हमने कंपेयर किया तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, C1 बाय C2, C1 बाय C2। तो यहाँ पे 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या आता है, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 आता है, म्यू 1 बाय म्यू 2 नहीं आता है, ये ध्यान में रखना है ठीक से। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 1 बाय म्यू 2 आता है। एनी डाउट इन दिस केस? 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। अभी देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अब तक हमने कौन से फॉर्मूले देखे हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या आता है, साइन आई बाय साइन आर आता है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। उसके बाद 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या देखा है हमने, C1 बाय C2 देखा है। उसी तरह से 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या देखा है, लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 देखा है। एंड अभी जो हमने फॉर्मूला देखा वो कौन सा फॉर्मूला है, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 रहता है। सो ऑल दिस फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट, you should remember this formula.
1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ये तो स्नेल्स लॉ है, इट इज अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन देखा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन फॉर्मूला आता है 1 म्यू 2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। मतलब हमेशा ध्यान में रखिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी या फिर वेवलेंथ लिखना है तो क्या करना है, पहला मीडियम जो आता है ना वो न्यूमरेटर को लिखना है, और दूसरा मीडियम जो है ना वो डिनोमिनेटर को लिखना है। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ओके, सो these are the formulae related to velocity and wavelength. And relative and absolute का रिलेशन क्या आता है, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 आता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 आता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मैं अभी एक क्वेश्चन लेता हूं, देखिए क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन किस तरह से आ जाएगा, देखिए। क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज सपोज 3/2 है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया गया है 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया गया है 4/3। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास भी हमें निकालना है। मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिया गया है, हमें क्या निकालना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस निकालना है। तो अभी देखिए, W म्यू G इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, अगर वेलोसिटी लिखना है तो CW बाय CG लिखूंगा, अगर वेलोसिटी लिखना है तो CW बाय CG लिखूंगा, अगर वेवलेंथ लिखना है तो लैम्डा W बाय लैम्डा G लिखूंगा। लेकिन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ का ये प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, सो W म्यू G, ओके, कुछ स्टूडेंट ने ये सॉल्व भी किया है, देखिए W म्यू G इज इक्वल टू क्या लिखूं, म्यू G डिवाइडेड बाय म्यू W। यहां पे मिस्टेक नहीं करना है, देखिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है ना तो वो उल्टा लिखना पड़ता है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो म्यू G का वैल्यू कितना है, 3/2 है, एंड 1 अपॉन म्यू W का वैल्यू मतलब 4/3 का 3/4 हो जाएगा ना, मतलब ये आ जाएगा 9/8। ओके, 9/8 आ जाएगा, 9/8। ओके, ठीक से देखिए, ये 4/3 का उल्टा करके यहाँ पे रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। करेक्ट है ना? हाँ, तो 9/8 मतलब 1.125 आ जाएगा ना, 1.125। करेक्ट, हाँ। एंड G म्यू W अगर पूछा, G म्यू W हमें म्यू दिया गया है, तो यहाँ पे म्यू W बाय म्यू G लिखूंगा मैं, म्यू W बाय म्यू G। तो म्यू W बाय म्यू W कितना है, देखिए 4/3 है, डिवाइडेड बाय 3/2 है, तो 4/3 एज इट इज लिखूंगा, 3/2 का उल्टा 2/3 हो जाएगा, तो ये 8/9 आ जाएगा। 8/9 मतलब 0.888 आ जाएगा। करेक्ट है ना? हाँ, 8/9। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या आता है, म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1 आता है। ओके, वन सेकेंड फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, 1 म्यू 2 is equal to C1 by C2, 1 म्यू 2 is equal to lambda 1 by lambda 2, 1 म्यू 2 is equal to म्यू 2 by म्यू 1। ओके, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे, और कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिए अभी वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए 1 म्यू 2 इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं,
बताइए इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी 1 म्यू 2 C2/C1 लिखना है या फिर C1/C2 लिखना है? बताइए, ठीक से बताइए। 1 म्यू 2 C1/C2 लिखना है क्योंकि वेलोसिटी में जैसा पहला जो रहता है वो न्यूमरेटर पर लेते हैं, दूसरा मीडियम डिनोमिनेटर पर लेते हैं, ठीक है। एंड 2 म्यू 1 के लिए क्या लिखूं मैं, बताऊं? 2 म्यू 1 के लिए इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ही लिखना है। C2/C1 ना, ठीक है। So this is equation 1 and this is equation 2. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1/2 म्यू 1 लिख सकता हूं ना, करेक्ट है ना? 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1/2 म्यू 1। देखिए क्योंकि यहाँ पे 1 म्यू 2 इज इक्वल टू C1/C2 है एंड 2 म्यू 1 इज इक्वल टू C2/C1 है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड C1/C2 करने के लिए मुझे दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे C2/C1 का C1/C2 करता हूं तो यहाँ पे 1/2 म्यू 1 आ जाएगा। तो अभी C1/C2 सेम हो गया, तो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1/2 म्यू 1 आ जाएगा। 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1/2 म्यू 1। So this is also a very important formula. Okay. So once again I am repeating all the formulae क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है रिफ्रैक्शन का, तो आपको पता ही होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, वंस अगेन फॉर्मूला देखिए, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू sin I डिवाइडेड बाय sin R। ओके, सेकेंड फॉर्मूला 1 म्यू 2 इज इक्वल टू C1/C2 रहता है। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला 1 म्यू 2 इज इक्वल टू λ1/λ2 रहता है। उसके बाद 1 म्यू 2 इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1 रहता है। एंड उसके बाद 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1/2 म्यू 1 होता है। मतलब अगर हमें मीडियम इंटरचेंज करने हैं, पहला मीडियम सेकंड की पोजीशन पर लेना है और दूसरा मीडियम फर्स्ट पोजीशन पर लाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। ओके, क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। ठीक है, हाँ, अभी फॉर्मूले खत्म नहीं हुए हैं और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। अभी यहां पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to a medium is suppose is 0.75 है, 0.75, then refractive index of that medium with respect to glass कितना आ जाएगा? That is the question. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम कितना है? सपोज 0.75 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आ जाएगा? वो निकालना है हमें। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे जी म्यू यम इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? 1/यम म्यू जी लिखूंगा क्योंकि ये दिया गया है हमें। सो जी म्यू यम इज इक्वल टू 1/0.75। सो 1/0.75 मतलब 3/4 रहता है, पता है ना? 0.75 मतलब 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। सो 4/3 मतलब जी म्यू यम विल बी इक्वल टू 1.333 आ जाएगा, 1.333। दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट, हाँ अभी देखिए यहाँ पे
नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ना, या फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी देखिए यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मीडियम 1 है, यहाँ पे मीडियम 1 है, एंड यहाँ पे कौन सा है, मीडियम 2 है। दीज आर द टू मीडिया, ठीक है। एंड अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 लाइक दिस। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। ओके, ठीक से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पे एक यहाँ पे क्या है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर मीडियम 1 है एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के नीचे मीडियम 2 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। अभी बाय स्नेल्स लॉ यहाँ पे क्या आता है, देखिए, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, साइन I डिवाइडेड बाय साइन R। ओके, बाय स्नेल्स लॉ क्या लिखूंगा मैं, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R लिखूंगा। अभी 1 म्यू 2 क्या रहता है, म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1 रहता है ना। सपोज इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, तो यहाँ पे 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1 आ जाएगा, करेक्ट है ना। इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन R आ जाएगा, साइन R, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, देखिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, म्यू 1 इंटू साइन I, म्यू 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 2 इंटू साइन R हो जाएगा, म्यू 2 इंटू साइन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ये फॉर्मूला आ जाएगा। अभी देखिए, मीडियम 1 में एंगल कितना है, I है। ओके, मीडियम 1 में एंगल I है, एंड मीडियम 2 में कौन सा एंगल है, एंगल R है, करेक्ट है ना, मैं जो बता रहा हूं। मीडियम 1 में एंगल I है, मीडियम 2 में एंगल R है। अभी I की जगह सपोज मैंने थीटा 1 लिखा, एंड R की जगह सपोज मैंने क्या लिखा, थीटा 2 लिखा। ठीक से देखिए, I की जगह मैं क्या लिखूंगा, थीटा 1 लिखूंगा, R की जगह क्या लिखूंगा, थीटा 2 लिखूंगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2 हो जाएगा। अभी ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या है पहले समझिए। अगर मीडियम 1 में एंगल थीटा 1 है, तो मीडियम 2 में एंगल कौन सा रहेगा, मीडियम 2 में एंगल कौन सा रहेगा, थीटा 2 रहेगा। तो एक मीडियम का एंगल दिया गया है, तो दूसरे मीडियम का एंगल निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ नहीं यूज करेंगे। इसके बाद स्नेल्स लॉ इसी फॉर्म में हम ध्यान में रखेंगे, नहीं तो क्या होता है, आंसर आपका कभी कभी, मतलब स्नेल्स लॉ इस फॉर्म में आपने यूज किया ना, तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। इसीलिए इसके आगे अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आपको स्नेल्स लॉ बताने के लिए म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R नहीं बताना है, ये ध्यान में रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल। ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करने पर कभी कभी आपके न्यूमेरिकल इनकरेक्ट आ सकते हैं। ओके, क्यों आ सकते हैं वो मैं बता देता हूं। अभी देखिए, सपोज ये प्रिज्म है एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 1 है। मतलब ये प्रिज्म जो है ना, सपोज ग्लास का है, प्लीज प्रिज्म कौन से मेटल का है, ग्लास का है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एंड सराउंडिंग में एयर है। एयर है मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सपोज आपको ऐसा दिया गया क्वेश्चन में, दिस इज नॉर्मल एंड वन रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर लाइक दिस, सॉरी, one ray is traveling from glass to air,
लाइक दिस। ओके, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सपोज 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो, ऐसा क्वेश्चन सपोज आ गया एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी एक एग्जाम में आ गया है। ओके, इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, देखिए ये फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो उसका आंसर डेफिनेटली रॉन्ग आ जाएगा। क्यों रॉन्ग आ जाएगा, देखिए जो स्टूडेंट स्नेल्स लॉ यूज करते हैं वो क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर लिखेंगे। ठीक है, साइन आई बाय साइन आर लिखेंगे। म्यू का वैल्यू वो कौन सा देखेगा, ग्लास का म्यू का वैल्यू देखेगा, एंड देयरफॉर म्यू क्या लिखेगा, 1.5 लिखेगा, साइन ऑफ 30 लिखेगा, डिवाइडेड बाय साइन आर लिखेगा, एंड देयरफॉर साइन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 30 मतलब हाफ, साइन आर को यहाँ पे लेके जाता हूं, साइन 30 तो हाफ एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 1.5 मतलब कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा ना। साइन आर को एलएचएस को लेके गया, 1.5 को आरएचएस को लेके आया, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1.5 मतलब 1/3 आ जाएगा। सो साइन आर इज इक्वल टू 1/3 आता है। लेकिन ये आंसर करेक्ट है क्या, ये आंसर कंप्लीटली रॉन्ग है। देखिए दिस इज रॉन्ग आंसर, ये करेक्ट आंसर नहीं है। अभी इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन करते हैं। ये फॉर्मूला क्या बताता है, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। अभी μ1 क्या लिखूंगा मैं, 1.5। ठीक है, साइन, अभी यहां पे μ1 लिया ना, तो उसी साइड का मुझे एंगल लेना है, ये ध्यान में रखना है, उसी साइड का एंगल लेना है। साइन यहाँ पे 1.5 के मीडियम में एंगल कितना है, 30 है, साइन 30 इज इक्वल टू, ओके, सो μ2 मतलब एयर, μ2 मतलब एयर, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 रहता है, इनटू साइन थीटा, तो साइन आर लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो साइन आर इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पे, 1.5 इंटू 1/2, तो ये आता है 0.5 साइन आर, एंड ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, मतलब साइन आर का वैल्यू अगर ऑप्शन में पूछा, आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, ऐसा दोनों ऑप्शन था वहां पे, साइन इनवर्स ऑफ 1/3, साइन इनवर्स ऑफ 0.75, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, 0.75 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे इसके आगे आपको एक चीज बताऊंगा, स्नेल्स लॉ इस फॉर्म में कभी भी यूज नहीं करना है। स्नेल्स लॉ कौन से फॉर्म में यूज करना है, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, इसी फॉर्म में यूज करना है, तो तब आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक मीडियम में एंगल दिया गया है और दूसरे मीडियम में एंगल निकालना है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऐसा बोला जाए कि यहां पे इस तरह से लाइट ट्रेवल कर रहा है, सॉरी, हाँ, यहां पे सपोज 53 डिग्री है, यहां पे 37 डिग्री है। ठीक है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर आपको डायग्राम दिया गया, सपोज ऐसा अगर डायग्राम दिया गया है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं क्या कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है, यहाँ पे बता सकते हैं आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है? वी कैन नॉट टेल, क्योंकि रे कहां से कहां आ रहा है वो दिया ही नहीं ना। तो ये प्रॉब्लम्स, मतलब बेसिक हमने फॉर्मूला यूज किया, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, तो साइन आई कौन सा लेना है और आर कौन सा लेना है वो प्रॉब्लम है, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो अभी सेकंड वाला जो फॉर्मूला है ना, उसमें आई और आर का कुछ संबंध ही नहीं है। फर्स्ट मीडियम लिखो, फर्स्ट मीडियम का एंगल,
सेकंड मीडियम लिखो, सेकंड मीडियम का एंगल ले लो, उतना ही सिर्फ करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होता है, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू क्या होता है, μ2 sin θ2 होता है। सो μ1 कितना है, 1.5 है, साइन ऑफ 53 है, ओके। μ2 निकालना है, sin θ2 कितना है, उसी मीडियम का एंगल, दैट इज 37। सो 1.5 एज इट इज, साइन 53 रहता है 4/5, ये आपको मगअप होना चाहिए, ओके, ध्यान में रहना चाहिए। μ2 निकालना है इनटू साइन 37, साइन 37 मतलब 3/5 रहता है, तो यहाँ पे 5 चला जाएगा। सो μ2 विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 4 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड हो जाएगा इधर, सो μ2 आ जाएगा 2। सो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 होना चाहिए, दैट इज द आंसर। इसीलिए ये फॉर्मूला जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। हमेशा स्नेल्स लॉ यूज करने के लिए बोला किसी भी क्वेश्चन में, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर यूज नहीं करना है, ओके। स्नेल्स लॉ का ये जो सेकंड फॉर्म है ना, यही आपको यूज करना है, ये ध्यान में रखिए, दैट इज μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। एनी डाउट इन दिस केस? अगर कुछ डाउट है तो बोलिए। अभी एंगल ऑफ डेविएशन पूछा, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या करते हैं हम, दोनों एंगल का डिफरेंस लेते हैं, ओनली आई माइनस आर करते हैं या फिर आर माइनस आर करते हैं ना, जो लार्जर है माइनस स्मॉलर करते हैं, उसमें क्या है प्रॉब्लम है। 53 माइनस 37 एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए आई कौन सा है, आर कौन सा है, वो जानने की जरूरत ही नहीं है। जो दोनों एंगल रहेंगे उसमें से एक बड़ा वाला रहेगा, एक छोटा वाला रहेगा, बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल, हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। 53 माइनस 37 इज द एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहता है, आई माइनस आर। ये कब यूज करना है, अगर आर ज्यादा है, आई ज्यादा है तो, एंड आर माइनस आई करना है अगर आर ज्यादा है तो। दोनों में से एक एंगल कौन, दोनों एंगल अगर आपको पता है तो उसमें से बड़ा वाला कौन सा रहेगा, छोटा वाला कौन सा रहेगा, वो तो आपको पता ही रहेगा ना, ठीक है ना। हाँ, तो एक मीडियम में एंगल दिया गया है एंड दूसरे मीडियम में एंगल अगर निकालना है तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ध्यान में रखिए। अभी और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप बोलेंगे सर सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही बता रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ओके। ये एनसीईआरटी के बुक में या फिर आपके स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं पढ़ाई जाती, ओनली वहां पे उतना ही बताया जाता है, 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, उतना ही स्टूडेंट ध्यान में रखते हैं। एंड कभी कभी ये अगर बेसिक्स नहीं पता है तो उसमें मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए 1μ2 इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी मुझे बताइए क्या आता है 1μ2 इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। करेक्ट, क्या आता है, c1 बाय c2 आता है, c1 बाय c2, 1μ2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 आता है, ओके, ठीक है। एंड 1μ2 इन टर्म्स ऑफ म्यू मुझे लिखना है, तो क्या लिखूं मैं, यहां पे आगे लिखता हूं 1μ2 इज इक्वल टू, क्या लिखूं बताओ, इन टर्म्स ऑफ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, करेक्ट, μ2 बाय μ1, वेरी नाइस। तो अभी इसका भी मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, μ1 c1 इज इक्वल टू μ2 c2। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे हमने एक मीडियम का एंगल पता है, दूसरे मीडियम का एंगल निकालना है, ओके, एक मीडियम में एंगल कितना है वो पता है और दूसरे मीडियम में एंगल निकालना है, तो क्या करते हैं, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2 करते हैं। उसी तरह से अगर एक मीडियम में वेलोसिटी हमें पता है और दूसरे मीडियम में वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं अभी यही फॉर्मूला यूज करूंगा। ध्यान में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। If velocity in a one medium is given and velocity in medium 2 is to be calculated, then I am going to use this formula only. Okay, क्या फॉर्मूला है देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, μ1 c1 is equal to
μ2c2। एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸, तो वेलोसिटी इन ग्लास कितना रहेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना रहेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन, सॉरी ग्लास इज गिवन, दैट इज 3/2। तो एक मीडियम में वेलोसिटी दिया गया है एंड दूसरे मीडियम में वेलोसिटी निकालना है, तो हमेशा क्या करूंगा मैं? अभी यहाँ पे एयर एंड ग्लास दो मीडियम है ना, एयर एंड ग्लास, तो मैं क्या लिखूंगा? μA/CA इज इक्वल टू μJ/CG लिखूंगा। यहाँ पे मिस्टेक जरा भी नहीं होता है। देखिए टेक्स्ट बुक में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट मेथड दिया जाता है, लेकिन वो मेथड मत यूज करो, ये मेथड यूज करो। एक मीडियम का वेलोसिटी दिया गया है, दूसरे मीडियम का वेलोसिटी निकालना है, तो μ1c1 इज इक्वल टू μ2c2। यहाँ पे एयर एंड ग्लास है, तो μA/CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μG/CG हो जाएगा ना। अभी यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना रहता है बताइए मुझे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहता है? 1, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 इंटू 10⁸ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया गया है 3/2 एंड वेलोसिटी इन ग्लास निकालना है, राइट? एंड देयरफॉर वेलोसिटी इन ग्लास विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। ये 3/2 यहाँ पे जाएगा, 2/3 बन जाएगा, 3 गेट कैंसल, एंड देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी, ओके? समझ में आ रहा है ना? और एक क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सपोज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। लाइट का वेलोसिटी ग्लास में कितना है? 2 इंटू 10⁸ ऐसा दिया गया है। एंड फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। ग्लास में लाइट का वेलोसिटी दिया गया है, डायमंड में मुझे निकालना है, ठीक है? एंड यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन एज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन एज 2.4। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। एक मीडियम में वेलोसिटी दिया है, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? μG/CG इज इक्वल टू म्यू डायमंड सी डायमंड, करेक्ट है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.5 है। वेलोसिटी इन ग्लास कितना है? 2 इंटू 10⁸ है, ओके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है 2.4 एंड वेलोसिटी इन डायमंड मुझे निकालना है। तो वेलोसिटी इन डायमंड विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 3 मतलब 1.5 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.4। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा 0.8, ओके? सो 1 डिवाइडेड बाय 0.8, 1 बाय 0.8 कितना आता है? देखिए ये आता है 1.25 into 10⁸ as it is. This is the velocity in diamond. Any doubt in this case? समझ में आया क्या? देखिए अगर आपके कुछ डाउट है तो बोलिए। ओके, जाते जाते जस्ट यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिखता हूं, जो फॉर्मूले हमने अभी स्टडी किए हैं। आई एम गोइंग टू राइट दोस फॉर्मूले, ओके? देखिए फर्स्ट 1 μ2 इज इक्वल टू sin I बाय sin R, ओके? ये फॉर्मूला हमें कभी भी यूज नहीं करना है, ओके? इसका सेकंड फॉर्म जो है कौन सा? μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। उसके बाद 1 μ2 इज इक्वल टू क्या रहता है? C1 बाय C2 रहता है,
and from this we get a very important formula, that is mu1 c1 is equal to mu2 c2. so this is a very important formula. उसके बाद 1 mu2 हमने देखा lambda 1 by lambda 2, और इसी से भी एक फॉर्मूला आता है, दैट इज mu1 lambda 1 is equal to mu2 lambda 2. ओके, उसके बाद that is 1 mu2 is equal to mu2 by mu1, and after that 1 mu2 is equal to 1 upon 2 mu1. so ये फॉर्मूले मैं कल आपको डेफिनेटली किसी भी स्टूडेंट को पूछ सकता हूं, ठीक है? तो आपको ये सभी फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं. ओके